हेलो एवरीवन। आज की कहानी है माँ का बलिदान। सुलेखा जी अपने पति के साथ गांव में ही रहा करती थी, परंतु 10 महीने पहले ही उनके पति का देहांत हो गया था। पति के देहांत के बाद वो अकेली हो गई, जिस कारण उनका बेटा उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। हालांकि उनकी बहू का उन्हें अपने साथ रखने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, परंतु गांव वालों और रिश्तेदारों द्वारा दबाव दिए जाने पर बेटे को उन्हें अपने साथ शहर लेकर आना पड़ा। सुलेखा जी का बेटा कमलेश एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, इसलिए बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना था। उसके ससुराल वाले भी ऊंचे घराने के थे, लेकिन सुलेखा जी ठहरी एक साधारण ग्रामीण जो इन सब दिखावे से बहुत दूर थी। सुलेखा जी की एक आंख नकली थी, जिस कारण उनकी बहू और पोते को वो कुरूप लगती थी। एक दिन सुलेखा जी का पोता उनके पास आया और कहने लगा, दादी आप यहाँ सोफे पर मत बैठो, अंदर अपने कमरे में जाओ, मेरे कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं। पोते ने बड़े रूखे स्वर में कहा तो सुलेखा जी बड़े प्यार से बोली, अरे बेटा मैं तो थोड़ी सी जगह पर बैठी हूँ, तेरे दोस्तों के बैठने के लिए यहाँ बहुत सी जगह है। नहीं, आप उनके सामने नहीं बैठेंगे, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बेइज्जती महसूस होती है। उनका पोता चिल्लाने लगा तो अंदर से बहू निशा की आवाज आई, क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्से से चिल्ला रहे हो? मम्मी देखो ना, दादी हमेशा यहाँ सोफे पर बैठी रहती है, घर पर मेरे दोस्त आने वाले हैं, लेकिन दादी अपने कमरे में जाती ही नहीं। उसी समय गुस्से से तिल मिलाती हुई उनकी बहू निशा बाहर निकली और बोली, माँ जी आप अपने कमरे में क्यों नहीं जाती, बिना मतलब हमारी बेइज्जती करवाती हो, जरा हमारे स्टैंडर्ड का भी तो ख्याल किया करो। बेचारी सुलेखा जी चुप करके अपने कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। दरअसल उन्हें अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता था। दीवारों को देखते देखते कब तक अपना समय काटती, इसलिए बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती थी, यह सोचकर कि ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों के चेहरे तो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बहू और पोते को वह फूटी आंख नहीं सुहाती थी। उधर सुलेखा जी के बेटे कमलेश को अपनी पत्नी और बेटे का यह व्यवहार अच्छा तो नहीं लगता था, परंतु फिर भी अपनी माँ को अपमानित होते देख चुप रह जाता था, क्योंकि यदि वह कुछ कहता तो पत्नी और बेटा दोनों ही उसका विरोध करते। कुछ दिन बीते तो निशा ने अपने पति कमलेश से कहा, सुनो परसों पार्टी के लिए घर पर मेरी सहेलियां आ रही हैं, तुम तो जानते हो कि सब की सब कितनी हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन तुम्हारी माँ तो हमेशा यही सामने बैठी रहती है और कोई भी आता है तो शुरू हो जाती है अपने गांव की भाषा में उनसे बतियाने। मुझे तो बड़ी शर्म महसूस होती है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, अपनी माँ को जहाँ से लाए हो वही वापस छोड़ आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर कमलेश बोला, निशा तुम पागल तो नहीं हो गई हो, इस उम्र में मैं माँ को वापस छोड़कर आऊंगा तो सारे रिश्तेदारों में और गांव वालों में मेरी कितनी बदनामी होगी कि इतना बड़ा डॉक्टर होकर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन निशा तो जिद ठान कर बैठ गई और अपने पति को साफ शब्दों में कह दिया कि या तो अपनी माँ को गांव में छोड़ कर आओ, नहीं तो किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, क्योंकि अब वह उन्हें अपने घर में हरगिज नहीं रहने दे। समस्या से डॉक्टर बेटा परेशान हो हॉल में बैठे हुए सोच रहा था और बेचारी बूढ़ी माँ मन ही मन उस दिन को कोस रही थी जिस दिन वो अपना घर छोड़कर बेटे के साथ शहर आने को तैयार हो गई थी। बैठे बैठे वो पुराने दिनों की यादों में खो गई। जब से सुलेखा जी अपने ससुराल में आई थी, उनके हिस्से केवल और केवल गरीबी ही आई थी। उनके पति खेत में मजदूरी करते थे, जिससे कुछ खास कमाई नहीं होती थी, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए सुलेखा जी ने पति के साथ लोगों के खेतों में काम किया। शादी के 1 साल बाद जब बेटा कमलेश पैदा हुआ तो बेटी दामाद की गरीबी को देखते हुए सुलेखा जी के माता पिता ने उन्हें एक गाय उपहार में दी, ताकि माँ और बच्चे को दूध की कोई कमी न हो। सुलेखा जी कुछ दूध अपने बेटे के लिए रखकर बाकी का दूध आस पड़ोस में बेच देती थी, जिससे थोड़े पैसे मिल जाते। बेटा बड़ा होने के साथ खर्च बढ़ने लगा तो उन्होंने बिना किसी झिझक के लोगों के घरों में बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा किया,
उसे अच्छा जीवन देने के लिए माँ बाप दोनों ने दिन रात एक एक कर दिया। उनका बेटा कमलेश पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था, जिस कारण उसे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी थी। अपनी होशियारी और माँ बाप की मेहनत के बलबूते उसने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। पुरानी यादों में खोई सुलेखा जी सोचने लगी कि इसी बेटे के खातिर मैंने जीवन भर मेहनत मजदूरी की। वह एक बार प्यार से माँ कहकर पुकारता तो हृदय में ममत्व और वात्सल्य का ज्वार उमड़ आता था। संसार के सारे सुख उसकी झोली में डाल देना चाहती थी मैं। और आज जब वही बेटा डॉक्टर बन बैठा तो अपनी बूढ़ी माँ भी उसे बोझ लग रही है। धिक्कार है। सुलेखा जी की आत्मा चीख उठी। उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने बेटे के पास जाकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब वो यहाँ नहीं रह सकती है। या तो मुझे गांव छोड़ आओ, नहीं तो मैं स्वयं गांव के लिए निकल जाऊंगी। माँ, पत्नी, बच्चों के रोज रोज के झमेले से कमलेश भी परेशान हो गया था। आज माँ ने स्वयं कह दिया तो कमलेश अपनी माँ को गांव छोड़ने के लिए राजी हो गया। अगले दिन रविवार था। कमलेश अपनी माँ को गांव छोड़ने की सारी तैयारी करके उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव के लिए निकल गया। गांव में सुलेखा जी और उनके डॉक्टर बेटे का खूब स्वागत हुआ। 6 महीने से बंद पड़े पुराने मकान की सफाई का काम पड़ोसन ने कर दिया। सामने वाले घर से सुमित्रा काकी ने उनके आने का समाचार जाना तो 2 गिलास चाय के साथ मट्ठी लेकर आ गई। सब लोगों ने सुलेखा जी के अचानक आने का कारण जानना चाहा तो कमलेश ने आत्मीयता दर्शाते हुए कहा, वो क्या है ना कि माँ को आप सब गांव वालों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए कुछ उदास थी। 2-4 महीने गांव में रहेगी तो हवा पानी बदल जाएगा, सोचकर माँ को यहाँ ले आया। ऐसा कहकर कमलेश ने असल बात छुपानी चाहिए, लेकिन सुमित्रा काकी उसी समय सारा मामला समझ गई और बोली, बेटा तेरी बेचारी माँ ने जिंदगी को बहुत दुखों में काटा है, इसलिए अपनी माँ को भूल मत जाना, कभी इसका दिल न दुखाना। कैसी बातें करती हूँ काकी, माँ को कैसे भूल जाऊंगा, आखिर दुनिया में उनके अलावा मेरा है ही कौन। अपनी माँ की सेवा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आते जाते रहने का आश्वासन देकर उसने अपनी माँ के हाथों में कुछ पैसे थमा दिए और बोला, माँ मुझे लगता है कि इतने पैसे तुम्हारे खर्च के लिए काफी होंगे। हर महीने जब मिलने आऊंगा तो खर्च के लिए पैसे भी दे जाऊंगा। ऐसा कहकर डॉक्टर बेटा अपने शहर वापस चला गया। गांव में बूढ़ी माँ सुलेखा जी अकेली रह गई। पड़ोसन से गृहस्थ की जरूरत का कुछ सामान मंगवाया, लेकिन महंगाई इतनी कि खींच-तान कर भी सब्जी भाजी और दूध के लिए केवल कुछ ही बच पाए। लेकिन फिर सोचने लगी कि जरूरी तो नहीं कि हर रोज दाल सब्जी ही बनाई जाए। नमक मिर्च की बनी रोटी चाय के साथ आसानी से खाई जा सकती है। कम से कम यहाँ रहते हुए इज्जत के साथ तो जीऊंगी। और फिर अगले महीने बेटा भी तो मिलने आ जाएगा और खर्च के पैसे भी दे जाएगा। अगले महीने की 1 तारीख होते ही उनके डॉक्टर बेटे ने मनी ऑर्डर भेज दिया। सुलेखा जी जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, बेटे द्वारा भेजा गया मनी ऑर्डर देखते ही समझ गई कि वो अब उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आने वाला है, शायद अपने काम में व्यस्त होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। 3 महीने तक उनका बेटा मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहा और सुलेखा जी को कोई समस्या नहीं हो रही थी। वो अपने घर का खर्च खींच-तान कर चला लेती थी। लेकिन 4थे महीने बेटे ने मनी ऑर्डर भी नहीं भेजा। बेचारी सुलेखा जी मुश्किल से अपनी दाल रोटी का खर्च निकाल पा रही थी। महीने के आखिर में तो यह हाल हो गया कि उनके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। जैसे तैसे आसपास के दुकानदारों से उधार लेकर वो अपना काम चला रही थी। दूध वालों का भी काफी उधार हो चुका था। आस पड़ोस की औरतें और सुलेखा जी की कुछ बूढ़ी सहेलियां भी कभी कभार उनके पास आकर बैठ जाती। बड़े डॉक्टर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपा उनका दर्द सब जानते थे, परंतु सुलेखा जी कभी अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देती थी। आते जाते दूध वाला भी पूछता रहता, क्यों अम्मा, पैसे कब तक चुकता करूँ। सुलेखा जी झूठी हंसी हंसकर बोल देती, जल्दी ही मेरे पैसे आ जाएंगे। और फिर तू कौन सा भागा जा रहा है, यह समझ लेना कि अपनी दादी को दूध पिलाया था। लेकिन इन बातों से भी कब तक गुजारा चलता। आखिरकार उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया। अब वो राशन लेने राशन वाले की दुकान पर भी नहीं जाती थी।
घर में राशन के सारे डिब्बे खाली थे, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आटे का डिब्बा खोल कर देखा तो थोड़ा सा आटा निकला, जिसमें 2 रोटियां मुश्किल से बन पाई। जैसे ही 2 रोटियां नमक के साथ लेकर बैठी, उसी समय दरवाजे से आवाज आई। कोई भूखा भिखारी लाचार स्वर में भीख मांगते हुए कहने लगा, अम्मा, भूखे को 1 रोटी दे दे, भगवान तेरे बच्चे की उम्र लंबी करेगा, उसे खूब तरक्की देगा। सुलेखा जी, जो अभी रोटी का टुकड़ा तोड़ने ही लगी थी, उस भिखारी की यह बात सुनते ही अचानक रुक गई और सोचने लगी कि 1 रोटी के बदले बेटी की लंबी उम्र बहुत सस्ती है। उसने तुरंत उसमें से 1 रोटी उठाकर मांगने वाले को दे दी और बाकी की बची 1 रोटी जैसे ही बैठकर खाने लगी, तभी एक कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया और बड़ी आस से उनकी ओर देखने लगा। बची 1 रोटी में से आधी रोटी सुलेखा जी ने उस कुत्ते के सामने डाल दी और स्वयं आधी रोटी पानी के साथ खाकर संतुष्टि प्राप्त करके बैठ गई। लेकिन अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक बार तो सोचा कि पास के दुकानदारों से उधार लेकर काम चला लूं, लेकिन अगले ही पल विचार आया कि दुकानदार 1 दिन सामान उधार देंगे या 2 दिन देंगे, आखिर तो वो भी पैसा मांगेंगे ही, और फिर पिछला उधार भी कहाँ लौटाया था। जी ने भूख की यातनाएं झेलते हुए बेचारी खाली पेट अपनी चारपाई पर पड़ी थी। कई बार सोचती कि किसी के घर में बर्तन मांजने का काम उठा ले या फिर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दे, कुछ पैसे तो बन ही जाएंगे। लेकिन फिर बड़े डॉक्टर की माँ होने की मर्यादा उनके आड़े आ जाती। यही सोचकर पानी पीकर भूख मिटाने की कोशिश करती और चुपचाप बैठ जाती। रात हुई तो खाली पेट ही सो गई, लेकिन उम्मीद अब भी बनी हुई थी कि बेटा पैसे जरूर भेजेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई। पेट में मरोड़ पड़ रहे थे। सुलेखा जी की भूख बढ़ती जा रही थी। सब्र कर पाना भी कठिन था। खाली पेट बेचारी सुलेखा जी बार बार मनी ऑर्डर के इंतजार में बाहर निकलकर अपनी गली को निहारने लगती, लेकिन गली तो दूर तक सुनसान पड़ी थी। फिर वापस आकर चारपाई पर बैठ गई। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज आई तो सुलेखा जी बाहर की ओर दौड़ी। देखा तो गायों के लिए खाने का सामान इकट्ठा करने वाली गौशाला की गाड़ी आई थी। गली की सारी औरतें बाहर निकलकर अपने घर में बची खुची रूखी सूखी रोटियां उस गाड़ी में डाल रही थी। सुलेखा जी बेचारी निढाल होकर अपने घर के गेट के बाहर घुटनों के बल बैठ गई। वह एक पल गाड़ी में डाली जाने वाली रोटियों को देखती तो दूसरे पल डाके के इंतजार में गली को निहारने लगती। आंसुओं का सैलाब आंखों से बाहर निकलने को उतारू था, परंतु आंखें गौशाला की गाड़ी में रखी रोटियों पर थी। जब सब औरतें गाड़ी में रोटियां डालकर चली गई तो सुलेखा जी भूख से विवश होकर झांकते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी। यहाँ वहाँ देखा तो कोई नहीं था। सुलेखा जी ने झट से गाड़ी में हाथ डाला। जितनी भी रोटियां हाथ में आई उन्हें अपने साड़ी के पल्लू में छिपाकर तुरंत घर लौट आई और एक गहरी सांस लेकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। फिर अपने भाग्य पर फूट फूट कर रोने लगी। साड़ी के पल्लू में से रूखी सूखी रोटियां निकाली तो रोटियों को देखते ही सुलेखा जी को उनमें अपने डॉक्टर बेटे की तरक्की नजर आ रही थी। फिर सोचने लगी कि मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी कि आज मैं गाय के हिस्से की रोटी चुरा कर खाने को विवश हो गई हूँ। थोड़ी देर में कुत्ता भी उनके पास आकर बैठ गया और रोटियों को देखकर पूंछ हिलाने लगा। सुलेखा जी ने 1 रोटी कुत्ते को भी डाल दी, लेकिन गाय के हिस्से की रोटी खाने को उनका मन नहीं मान रहा था, परंतु पेट की भूख जीने भी नहीं दे रही थी। इसलिए अपने आत्मसम्मान को दरकिनार करके वह बेचारी रूखी सूखी रोटियां जैसे तैसे चबाकर पानी के साथ निगल गई। शाम के समय पड़ोसन आकर सुलेखा जी के पास बैठ गई। उन्हें उदास देखकर पूछने लगी, क्यों रे सुलेखा, तेरा बेटा तो कहता था कि थोड़े दिनों में मिलने आएगा, लेकिन वह तो ऐसे गया कि तुझे देखने भर को भी नहीं आया। उसी समय सुलेखा जी के चेहरे पर घोर उदासी और निराशा के भाव छा गए। तभी पड़ोसन बोली, मैं समझती हूँ सुलेखा, अब अपनी औलाद ही ऐसी हो तो किसी का क्या जोर कहने को। तेरा बेटा डॉक्टर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, तो ऐसी औलाद किस काम की। तभी पड़ोसन की बात को नकारते हुए सुलेखा जी बोली, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह तो मेरा बहुत ध्यान रखता है, कोई मजबूरी नहीं होगी।
नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी माँ को भूल जाए। तभी पड़ोसन बोली, अरे सुलेखा बहन, इतना ही लायक था तेरा बेटा तो तुझे अपने साथ अपने घर क्यों नहीं रख पाया? एक बूढ़ी माँ उस पर इतनी भारी पड़ गई कि उसे बुढ़ापे के वक्त बेसहारा और अकेले छोड़कर चला गया। पड़ोसन की बातों ने सुलेखा जी का दिल को झकझोर कर रख दिया। सोचने लगी, गांव में जितने भी लड़के चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ नौकरी करते हैं और मेहनत मजदूरी, लेकिन बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखे हुए हैं। मेरे डॉक्टर बेटे से तो यह अब अनपढ़ गंवार ही भले, सुख दुख में पूरा परिवार एक साथ तो है। फिर सोचने लगी कि शायद मेरी ही किस्मत में खोट होगा। फिर बैठे बैठे मन में विचार आया कि आखिर कब तक मैं अपने डॉक्टर बेटे के नाम की बेड़ियां अपने पैरों में पहनकर बैठी रहूंगी। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरी जिंदगी किसी के भेजे पैसों की मोहताज तो नहीं। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, फिर मैं इतनी मजबूर कैसे हो गई कि भूखे मरने की नौबत आ जाए। ऐसा सोचते हुए सुलेखा जी पूरे आत्मविश्वास के साथ उठी और अपने कमरे में गई और कमरे में जाकर अपने पुराने बक्से की ओर देखा। बक्से पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी। झाड़ पोंछकर बक्से का ताला खोला। बक्से में सबसे ऊपर सुनहरे गोटे से चमकती एक खूबसूरत सी लाल साड़ी नजर आई, जिसे पहनकर कभी सुलेखा जी अपने इस घर में प्रवेश किया था। उस साड़ी को चूमते हुए सुलेखा जी की आंखों से आंसू निकल आए और फिर कुछ सोचते हुए बक्से में सारा सामान एक एक करके बाहर निकालने लगी। तभी बक्से के अंदर से एक कोने में रखी लाल रंग की एक छोटी सी पोटली उनके हाथ लगी। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। पोटली खोलकर देखा तो उसमें सुलेखा जी का मंगलसूत्र पड़ा था, जो उनकी शादी के समय उनके पति ने उनके गले में पहनाया था। उस मंगलसूत्र को देखते ही सुलेखा जी ने अपने सीने से लगा लिया और थोड़े बहुत गहने उनके मायके और ससुराल वालों ने उन्हें पहनाए थे। उन गहनों को वो अपने बेटे के पढ़ाई के लिए पहले ही बेच चुकी थी, लेकिन अपने पति की इस निशानी को बिल्कुल बेचना नहीं चाहती। आंखों में आंसू लिए सुलेखा जी अपने पति की तस्वीर को देखते हुए बोली, जीवन में लाख उतार चढ़ाव के बावजूद इस मंगलसूत्र को मैंने आज तक नहीं बेचा, लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बक्से में पड़े एक अन्य पोटली में से चांदी के कुछ गहने निकाले और गहने और मंगलसूत्र लेकर उन्हें अपने पल्लू से बांध लिया। तुरंत घर का ताला लगाकर सुनार को दुकान पर पहुंची और जाकर सुनार को अपने गहने दिखाए और बड़ी आस से सुनार से पूछने लगी कि भाई, इन गहनों का क्या दाम लगाओगे? मंगलसूत्र को बड़ी बारीकी से देखते हुए सुनार बोला, मंगलसूत्र का वजन तो अच्छा खासा है, लेकिन चांदी के गहनों का कुछ खास पैसे नहीं दे पाऊंगा। फिर भी जो करके कुछ पैसे उनके हाथ में थमा दिए। पैसे हाथ में लेते ही सुलेखा जी के दिल को एक राहत मिली। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने घर पहुंची। कुछ राशन का सामान खरीद कर ले आई। आज बहुत दिनों बाद सुलेखा जी ने पेट भरकर खाना खाया था। पेट में कुछ भोजन आया तो उनके अंदर दुगनी ऊर्जा आ गई। उन्होंने दिमाग लगाया कि यदि वह गाय या भैंस खरीद ले तो उसका दूध निकालकर बेचने से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। गाय को पालने का काम तो सुलेखा जी पहले भी कर चुकी है। उन्हें चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक का सारा काम उन्हें अच्छे तरीके से आता था। सुलेखा जी बिना देरी किए गांव के मुखिया के पास पहुंची, जो गाय भैंसों को खरीदने बेचने का काम किया करता था, और मुखिया से अच्छी नस्ल की एक गाय खरीदी। घर पर पहुंचकर उन्होंने गाय के लिए जगह बना दी। थोड़ी ही देर में मुखिया का नौकर पहुंच गया और गाय को सुलेखा जी के घर में छोड़ गया और कुछ भी चारा भी छोड़ गया। गाय अच्छा खासा दूध देती थी। रोजाना 10 लीटर दूध उनके घर में होने लगा। अपनी जरूरत के लिए दूध निकालकर बाकी का दूध सुलेखा जी बेचने लगी। दूध की डेयरी वाले उनसे काफी अच्छे दामों में दूध खरीदने लगे। अब सुलेखा जी भी अच्छा खाना पीने लगी और उनके शरीर में ऊर्जा और ताकत भी आ गई। वह गाय की बड़े दिल से सेवा करती। हाथ में पैसे आ गए तो आत्मविश्वास भी बढ़ गया। उन्होंने एक भैंस भी खरीद ली और अपनी सहायता के लिए एक नौकर भी रख लिया। 68 वर्ष की उम्र में भी सुलेखा जी ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसे देख लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो सुलेखा जी बढ़ चढ़कर उसकी सहायता करती और खूब आशीर्वाद देती। दूध दही का सारा खर्चा भी उठाती। देखते ही देखते सुलेखा जी की तारीफ पूरे गांव भर में होने लगी।
गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करने लगे। उधर शहर में उनका बेटा कमलेश जैसे अपनी माँ को भुलाए ही बैठा था। एक दिन रामनाथ जी कमलेश के ताऊ जी जो अमेरिका में रहते थे भारत आए तो कमलेश के घर पहुंच गए और कमलेश और उसकी पत्नी ने उनका खूब स्वागत किया। बेटा कमलेश, तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है सुलेखा? रामनाथ जी ने पूछा तो निशा सकपकाते हुए बोली, जी बात यह है कि उनका यहाँ दिल नहीं लगा, इसलिए वो अपने गांव वापस चली गई। रामनाथ जी ने देखा कि कमलेश और उसकी पत्नी निशा दोनों नजरें झुकाए हुए थे। रामनाथ जी की अनुभवी आंखों का सारा माजरा समझते देर न लगी और बोले, ठीक है, कल हम सुलेखा से मिलने के लिए गांव चलेंगे। अगले दिन जब सब लोग गांव पहुंचकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो पीछे से सुमित्रा काकी की आवाज आई, अरे कमलेश बेटा, तू आज आया है? अपनी माँ को गांव में छोड़कर ऐसा कौन सा भी देश चला गया था जो दोबारा देखने तक नहीं आया? इतनी बात सुनते ही रामनाथ जी कमलेश की ओर गहरी नजरों से देखा और सब लोग घर के अंदर चल गए। लेकिन घर में जो कुछ उन्होंने देखा वो उनकी कल्पना से परे था। सामने ही एक गाय और एक भैंस बंधी हुई थी और एक लड़का चुस्ती से दौड़ता हुआ गाय और भैंस की सेवा कर रहा था। इससे पहले कि कमलेश उससे कुछ पूछता, सुलेखा जी गाय का दूध निकालने के लिए बाल्टी लिए बाहर आई। तभी कमलेश अपनी माँ के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। तो रामनाथ जी बोले, वाह बेटा, तूने तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। तेरे होते हुए तेरी माँ को यह दिन भी देखने पड़ेंगे, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। तभी सुलेखा जी बोली, नहीं भाई साहब, कमलेश का कोई कसूर नहीं है। तो रामनाथ जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ सुलेखा। फिर निशा की ओर देखते हुए बोले, क्यों बहू, तुम्हें अपने सास की कुरूपता पसंद नहीं है ना, जिस कारण तुम्हें किसी को उनसे मिलाने में शर्म आती है? रामनाथ जी की यह बात सुनकर निशा निःशब्द रह गई। फिर कमलेश को देखते हुए रामनाथ जी बोले, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। यह बात सुनते ही सुलेखा जी उन्हें कुछ ना बताने का इशारा करने लगी। तो रामनाथ जी ने कहा, नहीं सुलेखा, यह बात बताना जरूरी है। कमलेश बेटे, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे स्वेटर बनाने के लिए सिलाइयाँ बुन रही थी। तुमने बचपन में अपनी माँ के हाथ से एक सिलाई छीनकर उनकी आंखों में दे मारी और तुम्हारी माँ के यह हालत हो गई। यह बात सुनते ही कमलेश और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पछता कमलेश अपनी माँ के पैरों में लिपट गया और जोर जोर से रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माँ। सुलेखा जी अपने बेटे को पुचकारते हुए उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनके बहू और पोते ने भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी और कहा कि आज से आप हमारे साथ रहेंगे, आपको यह सब काम करने की कोई जरूरत नहीं। सुलेखा जी की ममता भरे हृदय ने सबको माफ तो कर दिया, लेकिन अपने बेटे बहू के साथ जाने से साफ मना कर दिया। कमलेश ने गले से बार बार माँ को अपने साथ चलने की प्रार्थना की, लेकिन सुलेखा जी बोली, नहीं बेटा, अब तुम्हारे साथ शहर वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मालिक की दया से अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी जिंदगी में खुश हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मैं इज्जत से जी पा रही हूँ। माँ से मिलकर जब बेटा और बहू अपने घर वापस जाने लगे तो बेटे ने अपनी माँ को कुछ पैसे देने चाहे। उसने पैसे अपनी माँ की ओर बढ़ाए तो सुलेखा जी को उनमें वही रूखी सूखी रोटियां नजर आने लगी, जिन्हें खाकर उन्होंने अपनी लाचारी के दिन काटे थे, और उनका दिल अंदर तक कांप उठा। फिर भरे गले से बोली, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। बस मेरी एक बात याद रखना, इंसान को न तो सफलता मिलने पर घमंड से चूर होना चाहिए और न ही अपने बुरे वक्त में हिम्मत छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।